नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं यूपीएससी ओपिनियन चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि हमारी जो सीरीज चल रही है उसी के अगले लेक्चर में हम बढ़ते हुए आज पढ़ेंगे मौलिक अधिकारों की संशोधनीयता। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि भारतीय संविधान की संशोधनीयता। ठीक है। इससे पहले जो मैंने लेक्चर दिया था उसमें हमने मौलिक अधिकार क्या हैं, मौलिक अधिकारों की प्रकृति क्या है, ठीक है, इन सारे चीज़ों पर हमने डिटेल से डिस्कस किया था। तो आप जिसने ना देखा हो वो वहाँ पर जाके देख ले। ठीक है। तो आज हम जो बात करेंगे मौलिक अधिकारों की संशोधनीयता। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मौलिक अधिकारों की संशोधनीयता। तो मौलिक अधिकारों की संसदीय का अधिकार किसके पास है? अधिकार अधिकार है दोस्तों किसके पास? संसद के पास। तो संसद के पास क्या है? मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार है। तो ऐसा संसद को कहाँ से पता चलेगा? तो मैं आपको बता दूं कि लिखित संविधान जो भी होता है, चाहे अमेरिका का हो, चाहे इंडिया का हो, या फिर कहीं का भी हो, ठीक है, तो लिखित संविधान में क्या होती है? संविधान की सर्वोच्चता होती है। और सरकार की जो भी मतलब अंग होते हैं, उन सारे अंगों के लिए शक्तियों का स्रोत क्या होता है? संविधान होता है। ठीक है। शक्तियाँ सभी, चाहे कोई सी भी, अगर हम भारत के संविधान की बात करें, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तो उनके लिए शक्तियाँ होती हैं। तो शक्तियाँ कहाँ से प्राप्त होती हैं? हम कहें संविधान से। तो संविधान ही क्या होता है? सर्वोच्च होता है, वहीं से उन्हें शक्तियाँ मिलती हैं। ठीक है। तो संसद क्या करती है? मौलिक अधिकारों में संशोधन करती है। तो मैंने बताया कि क्या होगा? संविधान की सर्वोच्चता हो गई। तो संविधान की सर्वोच्चता होने के कारण सभी को क्या मिलेंगी? शक्तियाँ मिलेंगी। अब जो शक्तियाँ मिलेंगी वो शक्तियाँ कौन बताएगा? तो वो बताएगा हमारा न्यायपालिका। और न्यायपालिका क्या करती है कि वो संविधान का मुख्य विश्लेषणकर्ता होती है। जो भी लिखित संविधान होता है उस लिखित संविधान में क्या होती है? मतलब होता है कि हम कहें कि मुख्य विश्लेषणकर्ता कौन होगी? न्यायपालिका हो गई। संविधान में क्या कुछ लिखा है, क्या कुछ वर्णित है, इसके बारे में हमारी न्यायपालिका बताएगी। ठीक है। मतलब उनका इंटरप्रिटेट करेगी किसके माध्यम से? विभिन्न विभिन्न निर्णयों के माध्यम से, विभिन्न विभिन्न केस के माध्यम से, वाद, केस, मामला, जो भी कुछ कहें, तो उनके माध्यम से क्या करेगी? संसद क्या करेगी? समय दर समय बताएगी। ठीक है। तो देखते हैं। तो अधिकार किसके पास? संसद। तो हमने हमारे यहाँ क्या है? सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। अब सुप्रीमेसी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? अब यहाँ पर सुप्रीमेसी, अब इससे क्या होगी? सारी शक्तियाँ मिलेंगी सभी सरकार के अंगों को। तो सरकार के अंग जो हैं वो न्यायपालिका भी है। तो यहाँ पर क्या होता है? जो हम कहें विश्लेषण करता होगा, तो विश्लेषण करता कौन होगा? विश्लेषण करता, विश्लेषण करता, तो विश्लेषण करता कौन होती है? हमारी न्यायपालिका होती है। क्या होती है? न्यायपालिका। और न्यायपालिका बताती है कि किसको क्या शक्तियां हैं। तो न्यायपालिका ही क्या करती है? विश्लेषण करके बताती है। तो इसी प्रकार से न्यायपालिका ने विश्लेषण करते हुए संविधान का बताया कि संसद के पास कौन कौन से अधिकार हैं। तो न्यायपालिका ने सबसे पहले एक केस आया था, शंकरी प्रसाद वर्सेस भारत संघवाद। ठीक है। कब आया था? 1950 में। तो 1950 में, सन 1950 में ही क्या बताया था कि संसद के पास दो प्रकार की शक्तियां हैं। साधारण साधारण विधायी क्षेत्राधिकार, क्षेत्राधिकार। दूसरा है संवैधानिक, संवैधानिक विधायी, विधायी क्षेत्राधिकार, विधायी क्षेत्राधिकार। तो इसे बोलते हैं ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव ज्यूरिसडिक्शन, इसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है। तो ऑर्डिनरी या सिंपल लेजिस्लेटिव ज्यूरिसडिक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेटिव ज्यूरिसडिक्शन, इसी को बोलते हैं। ठीक है। तो 1950 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए कहा कि हमारी क्या है? संसद के पास दो प्रकार की शक्तियां हैं, ए वाली और ए वाली। इन्हीं के द्वारा, अगर इनके द्वारा कोई कार्य करती है संसद, तो उसे क्या कहा जाएगा? विधि कहा जाएगा। विधि करार देंगे हम। क्या करार देंगे? विधि करार देंगे। और यदि संवैधानिक विधायी क्षेत्राधिकार के रहते हुए कोई कार्य करेंगे तो इसे क्या कह देंगे? आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन करार देंगे। ठीक है। ठीक है। विशेष बहुमत का उपयोग करते हुए संसद ऐसा करेगी।
ठीक है। तो संसद क्या करती है कि साधारण विधायी क्षेत्राधिकार के तहत जो क्या दिया जाएगा उसे विधि करार दिया जाएगा। यदि हम कहें कि 368 का उपयोग करते हुए यदि ये संसद ऐसा कार्य करती है तो उसे हम संविधान 368 के तहत विशेष बहुमत का उपयोग करते हुए क्या करेगी, मतलब संविधान संशोधन को अंजाम देगी। ठीक है, तो ये होता है। अब क्या होता है कि संसद के पास पता हो गया कि दो, लेकिन इसका अगर साधारण विधायी क्षेत्र का, जैसे कि मैंने पहले लेक्चर में तुम्हें बताया था कि आर्टिकल 1, 2, 3, 4 के बारे में पार्ट 1 पढ़ाया था, तो वहाँ बताया था कि आर्टिकल 4 कहता है कि आर्टिकल 1, 4 और 1, 2, 3 जो भी कुछ कहता है उसके बारे में आर्टिकल 4 ये कहता है कि जो भी इसमें किया जाएगा 1, 2, 3 में, उसे संविधान संशोधन करार ना देके सिर्फ विधि करार दिया जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं अपन, विधि करार देते हैं। ठीक है, तो हम क्या बताते हैं कि विधि होगी। ठीक है, इसे संविधान संशोधन करार नहीं दिया। संविधान संशोधन करार कब दिया जाएगा, जब 368 का उपयोग करते हुए संसद इसको कार्य को अंजाम देगी। ठीक है फ्रेंड, तो ये बात क्लियर हो गई। तो कब 1950 का जो केस था, शंकरी प्रसाद का मामला था, उसमें बताया था सुप्रीम कोर्ट ने कि कौन कौन सी शक्तियां हैं। इसी शक्तियों को बनाते हुए संसद ने क्या बताया था, 1965 में एक केस और आया था, मैं बता देता हूँ इसे, 1965। ठीक है, 1965 का एक केस था, कौन सा, सज्जन सिंह का। तो जो सज्जन सिंह बात था, इसमें भी निर्णय देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब न्यायपालिका ने कहा कि संसद के पास दोनों तरह की, मतलब ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव जुडिक्शन और कौन सी, कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेटिव जुडिक्शन, दोनों प्रकार की क्या है उनके पास शक्तियां हैं। यहाँ तक वो मतलब न्यायपालिका का निर्णय रहा। लेकिन दोस्तों क्या हुआ, सन 1967 में, हाँ 1967 में एक केस आया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। तो पंजाब राज्य वाद जो था कब, 1967। तो 1967 के केस में क्या बताया, अपने जो सुप्रीम कोर्ट ने उसने न्यायालय बदल दिया। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय को बदल दिया और निर्णय को बदलते हुए कहा कि संसद के पास केवल विधायी क्षेत्राधिकार है, उसके संविधान संशोधन का कोई अधिकार नहीं है। उसे तो महज 368 के तहत प्रक्रिया, मतलब तदर्थ प्रक्रिया का उपयोग करते हुए मतलब प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा सिर्फ संसद में, मतलब उसे संविधान संशोधन का अधिकार नहीं है। तो ये ध्यान रखना, किसमें कहा था, गोलकनाथ। तो इसमें क्या कहा दिया कि संसद के पास केवल कौन सी हैं, साधारण विधायी क्षेत्राधिकार हैं। कौन कौन से, साधारण विधायी क्षेत्राधिकार। ठीक है, संविधान संशोधन का नहीं है। इसके संविधान संशोधन का जो दूसरी शक्ति थी, इसे तो क्या बताया उन्होंने, तदर्थ प्रक्रिया कि 368 में तो क्या बताया, आर्टिकल 368 में तो सिर्फ क्या बताया, तदर्थ प्रक्रियाएं बताई हैं कि जो संविधान संशोधन अगर किया जाता है तो उसमें कैसी प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा संसद में, तो उसके बारे में बताया। ठीक है, तो ये कब कहा, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य केस में। ठीक है, तो इसके माध्यम से क्या हुई, संसद को बहुत ही झटका लगा कि यार हम कानून बनाते हैं, यदि हम संशोधन करना चाहते हैं, वेलफेयर रजिस्ट्रेट बनाना चाहते हैं, तो ऐसा तो करना पड़ेगा हमारे लिए। और सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि ये तुम्हारे पास अधिकार ही नहीं है संशोधन का। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ तदर्थ प्रक्रिया का वर्णन किया, तो तदर्थ प्रक्रिया के द्वारा ही क्या होगा, संशोधन को करार देंगे, मतलब किसी मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो तदर्थ जो प्रक्रिया हैं, तो इसी का उपयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया, संसद ने क्या कहा, संसद ने 24वें संविधान संशोधन अधिनियम, कब, 1971। ठीक है, 24वें संविधान संशोधन 1971 में क्या कहा, संसद ने संविधान की जो 368 का जो टेक्स्ट था, मतलब भाषा थी, तो उसका टेक्स्ट में बदलाव कर दिया। टेक्स्ट में बदलाव करके क्या लिख दिया, संसद को क्या लिख दिया दोस्तों, संसद को संविधान इधर मिटा देता हूं मैं, संविधान संशोधन का अधिकार तथा
तथा तदर्थ तदर्थ सॉरी ये तदर्थ प्रक्रिया तदर्थ प्रक्रिया ये जोड़ दिया। कब? 24वें संविधान संशोधन 1971 में। तो 24वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 368 के जो प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया के अंजाम तहत संसद ने टैक्स में बदलाव कर दिया। और टैक्स में बदलाव करके क्या लिख दिया कि संसद के पास संविधान संशोधन का अधिकार है। तो फिर न्यायपालिका जब देखेगी यार ये तो हमारे संविधान में लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है न्यायपालिका को लिए मान्य करना पड़ेगा। तो इसी को क्या देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय का एक केस आया था। कौन सा केस देखते हैं, कब आया था? वो केस का नाम था केशवानंद बनाम केरल राज्यपाल। कब आया था? 1973 का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके माध्यम से क्या दिया? 24वां संविधान संशोधन था, संविधान संशोधन अधिनियम 1971 को क्या दे दी? मान्यता दे दी, वैधानिकता दे दी। क्या दे दी? वैधानिकता दे दी, ठीक है। तो 24वें संविधान संशोधन जो संसद ने किया था, तो उसके माध्यम से जो ही किया गया था, संसद ने क्या किया, न्यायपालिका ने केशवानंद भारती केरल राज्य के माध्यम से कह दिया कि ठीक है, संसद के पास दोनों प्रकार के अधिकार हैं, साधारण विधायी क्षेत्र अधिकार और संवैधानिक विधायी क्षेत्र अधिकार, ठीक है, और संविधान संशोधन कर सकती है। लेकिन ध्यान ये रखना होगा, मतलब इसको क्या कर दी, इन दोनों शक्तियों को वैधानिकता दे दी, ठीक है। मतलब जो 368 का जो टैक्स बना दिया था उसे वैधानिकता प्रदान कर दी। किस केस के माध्यम से? 1973 के माध्यम से, ठीक है। तो इस प्रकार का विश्लेषण दे दिया। अब क्या होता है, संसद के पास दोनों प्रकार की शक्तियां आ गई हैं, ठीक है। तो संसद अब दोनों में बदलाव कर सकती है, चाहे मौलिक अधिकार हो या संविधान संशोधन। क्योंकि देखो भाग 3 कहाँ है? हमारे भारतीय संविधान के अंदर की बात है। तो भारतीय संविधान का भाग 3 है। क्या है भारतीय संविधान? तो भारतीय संविधान मतलब मौलिक अधिकारों में बदलाव किया है, मतलब संविधान में, मतलब संविधान में बदलाव किया था। अगर संविधान में बदलाव कर सकते हैं तो मौलिक अधिकारों में बदलाव कर सकते हैं। आई होप, मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे हम एक बात को क्या कह सकते हैं, मेरे सामने तुम मेरे सामने, या मैं तुम्हारे सामने, आमने सामने। तो 3 तरीके से कह दिया, मैं तुम्हारे सामने, तुम मेरे सामने, और हम एक दूसरे के आमने सामने। 3 तरीके, कहने के 3 तरीके हैं। तो इसी प्रकार कह दिया कि दोनों प्रकार के साधारण मतलब शक्तियाँ हैं और इनका उपयोग करते हुए संसद इन्हें अंजाम दे सकती है, ठीक है। तो याद रखना ये केशवानंद भारती केस के लिए। अब इसमें क्या किया, एक चीज और कही कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी बता दिया कि भारत के संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, आधारभूत संरचना है, अगर उसको चोट पहुंच रही होगी तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका उन्हें जो किया गया होगा संसद के द्वारा उसे अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। यदि वो लोक कल्याणकारी ना करके उल्लंघन कर रहा होगा फंडामेंटल राइट का किसी व्यक्ति का, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, बेसिक स्ट्रक्चर को क्या होगा, चोट पहुंचा रहा होगा, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर की अवधारणा को विकसित करते हुए 1973 के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने इसको दिया। यदि संसद इसका उल्लंघन करती है बेसिक स्ट्रक्चर का, तो अब आपको ये लगेगा यार बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है कि जैसे कि बेसिक स्ट्रक्चर की कोई परिभाषा नहीं दी गई है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कि मौलिक अधिकारों में इस प्रकार का संशोधन किया जाए कि लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त हो जाए, ठीक है। सारवाद जो हमारा हम कहें जो मताधिकार है उसको चोट पहुंच रही हो, ठीक है। हम कहें जो हमारे अधिकार हैं, तो मतलब संविधानवाद को चोट पहुंच रही हो, ठीक है, संवैधानिक नैतिकता को चोट पहुंच रही होगी, तो ऐसी स्थिति में हम क्या बोलेंगे कि हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को क्या पहुंच रही है, हम कहें उसका उल्लंघन हो रहा है या चोट पहुंच रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि इसको अंजाम दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बताया था किस केस में, 1973 के केस में। अब क्या होता है कि हमारी संसद तो चुप बैठने वाली थी नहीं, तो हमारी संसद ने क्या किया, देखो संसद ने 42वें संविधान संशोधन अधिनियम
अधिनियम 1976 के माध्यम से क्या कहा कि 3 क्लॉज जोड़ दिए, 368 और 368 जोड़ दिया, ठीक है। और क्या जोड़ दिया, 368 जोड़ दिया। 368 में क्या कह दिया कि जो संसद संविधान संशोधन करेगी, संविधान संशोधन करेगी, उसे न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकेगी, चुनौती नहीं दी जा सकेगी, ठीक है, ये कहा दिया। और इसमें क्या कह दिया कि संसद जितना चाहे उस सीमा तक संविधान संशोधन कर सकती है। क्या कर सकती है, संविधान संशोधन कर सकती है। तो आर्टिकल 64 का क्लॉज 4 और क्लॉज 5 में के माध्यम से संसद ने कह दिया कि क्या होगा, संसद जो भी संविधान संशोधन करेगी उसे न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जाएगी। और क्या कहा 5 के तहत 365 के तहत कि संसद किसी भी सीमा तक क्या कर सकती है, उल्लंघन कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है न्यायपालिका फिर अपना निर्णय देगी। और न्यायपालिका ने फिर निर्णय दिया किस केस के माध्यम से, देखो किस केस के माध्यम से, वो केस का नाम है मिनर्वा मिल्स। मिनर्वा सही से लिख देते हैं, दिख नहीं रहा होगा। मिनर्वा मिल्स वर्सेस भारत संघ, कब 1980, ठीक है। तो मिनर्वा मिल्स जो केस आया था, ठीक है, उस केस के माध्यम से क्या किया, संसद के पास ये बता दिया कि कौन से हमारे मतलब जो 368 जोड़ा था और 365 जोड़ा था, इन दोनों में क्या कर सकती है, जो संविधान संसद करती थी, इन दोनों के तहत जो क्लॉज जोड़े थे उससे क्या कर दिया, न्यायपालिका ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। मतलब हम कहें कि असंवैधानिक संशोधन इसलिए कह दिया कि यदि संसद इस प्रकार से कहेगी तो संसद ही सर्वोच्च हो जाएगी, वो जो चाहेगी वो संशोधन कर सकती है, जो नहीं चाहेगी वो नहीं करेगी। तो संसद की क्या हो जाएगी, सर्वोच्चता हो जाएगी, और हमारे संविधान की सर्वोच्चता खत्म हो जाएगी। और हम कहेंगे कि हमारे संविधान की सर्वोच्चता लिखित संविधान होना, मतलब संघात जो हमारी संघीय व्यवस्था हो, संघात्मक का एक विशेषता होती है लिखित संविधान का होना, तो उसकी उल्लंघन होगा। तो ऐसी स्थिति में हमारी न्यायपालिका ने क्या किया, इन्हें असंवैधानिक घोषित करार करते हुए हटा दिया गया है। और क्या कर दिया, मतलब असंवैधानिक घोषित कर दिया। और अब संसद मतलब क्या कह दिया, यदि संसद इस प्रकार का कुछ करती है तो न्यायपालिका क्या होगी, उसमें हावी होगी। तो इसका मतलब ये है कि न्यायपालिका के लिए वो शक्ति है कि यदि वो संसद इस प्रकार का कोई कानून बनाती है तो उसका उल्लंघन करती है, बना के जो उल्लंघन करती है, तो हमारी न्यायपालिका उसको क्या कर सकती है, निरस्त कर सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको नहीं दिखता है कि हमारी न्यायपालिका की सक्रियता अधिक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि न्यायपालिका यहाँ सर्वोच्च दिखेगी, क्या दिखेगी, सर्वोच्च दिखेगी, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलते हैं न्यायपालिका हमारे यहाँ सर्वोच्च स्थिति में, विधायक अपेक्षाकृत लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के तहत, ठीक है। तो ये हुआ हमारे संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो किस प्रकार से संविधान संशोधन है और मौलिक अधिकार। तो अब निष्कर्ष के तौर पर हम ये कह सकते हैं, ठीक है, क्या कह सकते हैं कि संसद क्या कर सकती है, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, ठीक है। यहाँ तक कि फंडामेंटल राइट्स में भी क्या कर सकती है, बदलाव कर सकती है। कहाँ तक, जब तक कि वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को चोट ना पहुँचाएं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा आज का लेक्चर संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में, ठीक है।
हम फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे। जब तक पढ़ते रहिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिए। ओके, गुड बाय।